सो देखो तो एस 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। यस हेलो आयुष, आ जाओ। स्टैंडर्ड बहुत ही प्यारा है। इस स्टैंडर्ड की अगर मैं खास बात करूं तो इसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, मोर और लेस हायर परचेस के जैसा ये स्टैंडर्ड है, जहां पे मेन चीज आप लोगों को कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से कैलकुलेशंस थे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, उसके बाद में आप लोगों को जो लीज रेंट दिया हुआ था वो लीज रेंट के अंदर में इनकम है ना या इंटरेस्ट, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस, बस वो फाइनेंस इनकम वाला पार्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना था। तो वो एक टेबल अपना और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने वाला पार्ट, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं है। और बाकी जनरल एंट्रीज और बाकी हमने बैलेंस शीट और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट भी देखा था। ये आपको बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट हार्डली कोई बुक्स के अंदर में आपको दिखेंगे, बट एग्जाम के अंदर में पूछे जा चुके हैं, राइट। सो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ तो होमवर्क दिया होगा, राइट, याद आ रहा है इन सभी को? देखो तो कौन सा था, अपना पेज नंबर निकालना बेटा एक बार अपनी नोट्स के अंदर में। ओ माय द गॉड्स, ओ माय द गॉड, गुड 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 गुड। 41 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या आपने? 41 नहीं हुआ, 40 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर अपने नोट्स का है बेटा, पेज नंबर 4.26। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। काफी सारी चीजें हमने देखी है, 41 उसी के नीचे। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों हमने 40 देख लिया था, राइट, और हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 भी देखा था ना बच्चों, 8 भी देख लिया था ना। चल आ जाओ 41, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा गया है। एक बार सारे बच्चे अच्छे से आ जाओ, फिर से एक बार देख लो। एएस 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस अपना चल रहा था। मेरे ख्याल से मैंने एक बार तो भी आप लोगों को बता देना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। जिंदगी तो पल की, देखो एएस 19 चल रहा था। एएस 19 के अंदर में हमने सबसे पहले समझा कि लीज क्या है। लीज दो टाइप की हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एएस 19 दोनों भी लीज को कवर करता है, बट बेसिकली हमारे इंटर के सिलेबस में जो है आप लोगों को जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे कौन से रहेंगे, लॉन्ग टर्म लीज के रहेंगे, राइट। उसके बाद में बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था लेसर लेसी की बुक के अंदर में अकाउंटिंग प्रोवाइड करना है ना, दोनों भी टाइप की लीज, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज कौन सी है, जो फाइनेंस लीज नहीं है। फाइनेंस लीज क्या बेटा, अगर वो 5 कंडीशन या 3 इंडिकेटर इसमें से कुछ चीज आपको दिखता है तो उस लीज को हम लोग फाइनेंस लीज बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग लीज को ऑपरेटिंग लीज बोल देंगे। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सिमिलर है, जैसे आप 11वीं कक्षा के अंदर में रेंट की अकाउंटिंग करते थे, ठीक उसी प्रकार से आपको ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग करना है, बराबर है ना। ऑपरेटिंग ये जेन्युइन लीज है, ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। फाइनेंस लीज लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, तुम उसे बता रहे हो फाइनेंस लीज है, बट एक्चुअल में वो सेल वाला ट्रांजैक्शन है। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। एस 19 का स्कोप जो था 1 2 3 4 5, उसके अंदर में लेसर लेसे की बुक में ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग, लेसर लेसे की बुक में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग है, लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल एंड लीज बैक वाले ट्रांजेक्शन। उसके बाद फाइनेंस लीज की हमने क्या क्या चीजें देखा बेटा, लेसर और लेसी के बुक में हमने अकाउंटिंग देख लिया। फाइनेंस लीज का आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बहुत छोटू सा पार्ट है, 10 मिनट का इसका काम है। सबसे मेन मुद्दा यही है जो हम लोग इतने समय से लास्ट 2-3 लेक्चर से देख रहे हैं, यही है जो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे और ये वाला पार्ट देखेंगे। जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% केसेस में आपको इन दोनों में से एक के ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट, क्योंकि दिमाग यही लगाना है बच्चों को, बाकी सब इजी पार्ट है। सेल एंड लीज बैक के अंदर में कुछ थ्योरी पार्ट है, हार्डली खाद उसके अंदर में अगर इजी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आ सकता है, अदरवाइज। और ऑपरेटिंग लीज तो इंस्टीट्यूट पूछती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल है, तो बच्चा तो आराम से एंट्री पास कर लेगा, लीज रेंट टू बैंक, समझ में आया क्या, और बाद में पीएनएल टू लीज रेंट, यस और नो, तो बहुत ईजी है। फाइनेंस लीज की अगर मैं बात करूं, लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्सिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ दैट लीज्ड एसेट टू द लेसी, राइट। तो हम लोग उस केस में उस लीज को, मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी लीज बोलेंगे जल्दी बताओ, फाइनेंस लीज है ना।
ऑपरेटिंग लीज अदर देन फाइनेंस लीज, बेसिक टर्म की बात करूं तो फेयर वैल्यू हमने देख लिया था। गावरान भाषा में, आसान भाषा में हम लोग इसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। माने मिनिमम लीज पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम लीज पेमेंट में बाप रे बाप 1 2 3 ये 3 चीजें आती है। पेमेंट ऑफ लीज रेंट ओवर द लीज टर्म प्लस जीआरवी प्लस ऑप्शन प्राइस। बट ऑप्शन प्राइस के केस में बच्चों एक चीज होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। उसके बाद में हमने एमएलपी कैलकुलेट भी कर लिया था, मिनिमम लीज रेंट, मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकालते हैं, लीज रेंटल प्लस जीआरवी। जीआरवी में भी गिवन बाय द लेसी और ऑन बिहाफ ऑफ लेसी बाय एनी थर्ड पर्सन। पर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन सारी चीजों के अंदर में एक चीज और ऐड हो जाएगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जिसका लेसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, उसने अगर लेसर को अलग से लेसर को पर्सनली गारंटी दिया होगा कि लीज टर्म के एंडिंग में ये जो असेट तुमने लीज पे दिया है ये मैं खरीद लूंगा, तो लेसर के एमएलपी के अंदर में हम लोग वो भी ऐड कर देंगे। देखो नीचे मैंने लिख करके भी बताया, ऊपर की 3 चीजें तो सेम थी, बस ये एक अलग था, बाय एनी थर्ड पर्सन। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये नोट सभी को मिल चुकी है, मैं बिलीव करता हूँ ये लिखी हुई नोट सभी के पास में है। बच्चों यही आपके काम आने वाली एग्जाम के समय है, क्यों मेरे को भरोसा नहीं है आप लोगों ने कितना किस हद तक कैसे लिखा हुआ है, तो पक्का ना लिखा है पूरा? क्या बात कर रही है जेके, तूने भी लिखा बेटा अब तक जो हुआ? ठीक है। बाद में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कैसे निकालेंगे, अभी हमने निकाला एमएलपी, एमएलपी के अंदर में बस यूजीआरवी ऐड कर दो तो निकल जाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो मेरे प्यारे बच्चों एमएलपी क्या रहा बताओ, फॉर्मूला बताओ बड़ा, एमएलपी का क्या फॉर्मूला है सारे बच्चे बताओ? एमएलपी सम टोटल ऑफ ऑल लीज रेंटल प्लस जीआरवी, एमएलपी बन गया। अब मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी एमएलपी यानी लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी भी ऐड कर दो। समझ में आया क्या? अगर एमएलपी के अंदर में, अगर एमएलपी में यूजीआरवी ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और एमएलपी का मतलब सभी को मालूम है बेटा, बोलो एमएलपी का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ लीज रेंटल प्लस, हाँ बोलो, प्लस जीआरवी प्लस ऑप्शन प्राइस। इन तीनों के अंदर में अगर मैं यूजीआरवी ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिस्काउंटिंग की बात ही नहीं आती है, ग्रॉस है। डिस्काउंटिंग कब आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट के समय। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट आईआरआर, इंटरनल और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। डिटेल में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ोगे आईआरआर क्या चीज होती है, तो बट यहाँ पे हमने तो इतना समझ में आया कि मार्केट असेट का फेयर वैल्यू और असेट से फ्यूचर में जो भी कैश के इनफ्लो होने वाले हैं वो फ्यूचर के सारे कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे फेयर वैल्यू के बराबर में हो जाएगा उस रेट को हम लोग बोलेंगे आईआरआर। अगर मैं कैपिटल बजटिंग टॉपिक की बात करूं, आप एफएम के अंदर में आगे पढ़ने वाले हो, तो आईआरआर ये वो रेट है जहां पे इनफ्लो आउटफ्लो मैच हो जाता है, मतलब एनपीवी जीरो आएगा। यस और नो, जहां पे एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगा, आप एफएम में इसको पढ़ोगे। यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरआर ये वो रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो मस्ट बी इक्वल्स टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट, राइट। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दिया तो क्या निकल जाएगा? बोल मेरे बच्चे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बट वो प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे निकालना है? आईआरआर पे। बाद में आईआरआर ये कौन सा रेट है? जहां पे, ये वो रेट है जहां पे जेके ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, इस रेट पे ये दोनों इक्वल रहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने कैलसी की स्टेप्स आपको लिख करके बता दिया था। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस इन ब्रैकेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो सीधा सीधा बोल दो ना बच्चों, ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। देखो ना, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम यही ना, ग्रॉस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस। सो अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अरे कॉमन सेंस, ग्रॉस के अंदर में से मैं इनकम माइनस कर दूं तो असेट बच जाएगी ना, वही तो है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। इनकम को आप नेट इन्वेस्टमेंट में कैसे ले सकते हो? यस और नो? सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम विल बी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। सिंपल ना बच्चों, पक्की बात, ऑल सेट। आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म, नॉट एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ।
लीज टर्म के एंडिंग में। बाद में लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम लोगों को अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना है तो मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू रहेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये तो दिया रहेगा, बट ये कैसे निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे निकालते हैं उस रेट को बोलते हैं लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। और ये दिया नहीं रहा तो कैसे निकालना है? जनरली दिया रहता है, नहीं दिया रहा तो आईआरआर ऑफ लेसर, वो भी नहीं दिया है तो आईआरआर ऑफ सिमिलर लेसर, वो भी नहीं है तो बैंक में जाकर के बैंक का बोरोइंग रेट पूछ लो, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन पे बैंक जिस रेट पे लोन देगी वो रेट हो जाएगा मेरे लिए लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बराबर। कॉन्टिजेंट रेंट, ये वो पोर्शन ऑफ लीज पेमेंट है। अच्छा, इसको एक नहीं लीज रेंट के अंदर में नहीं लेना, अलग से इनकम ले लेना, या अलग से आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंस ले लेना सेपरेटली। बराबर है, गारंटी नहीं है ना, फिक्स नहीं, हर साल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। एसेट ज्यादा यूज किया तो ज्यादा का रेंट लेंगे, एसेट कम यूज किया तो कम नहीं लेंगे, जो फिक्स है वो तो लेने ही वाले हैं, यस और नो। या रेपो रेट बढ़ गई, इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ गया तो ज्यादा रेंट लेंगे। तो ऐसे जो फैक्टर्स पे जो रेंट डिपेंड करता है उस रेंट को हम लोग कंटीजेंट रेंट कहते है। बाद में सिग्निफिकेंस हमने इसका देख लिया, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली चार्ज सॉरी लीज रेंट में नहीं लेंगे, डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे अगर होता है तो। नहीं तो और बच्चा बाद में व्हाट्सअप करेगा, सर कॉन्टिजेंट आइटम की तो अकाउंटिंग नहीं करते, हमारे 11-12 के टीचर ने बताया था। मैं भी सेम चीज बोल रहा हूँ, आपके 11-12 के टीचर गलत नहीं है। कॉन्टिजेंट रेंट एक्चुअल में अगर होता है, मिलता है या एक्चुअल में पे करते हैं तो ही अकाउंटिंग करेंगे, स्ट्रेट वे पीएनएल में इनकम और एक्सपेंस एज द केस में भी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लीज हमने ऑलरेडी कर लिया था, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। आप सभी को याद आ रहा है बेटा सारे बच्चों को? फाइनेंस लीज बेसिकली ट्रांसफर और हम लोग बोल सकते हैं नियर अबाउट 100% और सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन द ओनरशिप इनसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ दैट एसेट टू द लेसी। फाइनेंशियल अपनी फाइनेंस लीज रहेगी, अदरवाइज ऑपरेटिंग। अब कैसे डिसाइड करना है? 1 2 3 4 5 ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, पहली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दूसरा लेसी के पास ऑप्शन है एसेट को खरीदने का और वो जो प्राइस है वो बहुत कम है, मतलब लेसी डेफिनेटली खरीद लेगा। याद आए तनिष को बीएमडब्ल्यू कार खरीदने का ऑप्शन दिया था। एंड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपी इज एज गुड एज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। उसके बाद में लीज टर्म मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ और ये कस्टमाइज और स्पेशलाइज नेचर की, सो दैट लेसी कैन ओनली यूज द लीज एसेट। अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी होती है, इवन अ सिंगल कंडीशन, तो विल बी ट्रीटेड द सच लीज विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस लीज। अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है तो विल चेक इंडिकेटर। इंडिकेटर इशारा है कि शायद फाइनेंस लीज हो सकती है, लेसी कैन कैंसल, बट लेसर को जो लॉस होगा लेसी बेयर करेगा। उसके बाद में गेन और लॉस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू अक्रूड टू द लेसी एंड लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर द सेकेंडरी पीरियड विच सब्सटेंशियली लोअर देन द लीज रेंट। लोअर रेंट नीड टू पे। देखो तो क्या बोला है, इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज, और जो सेकेंडरी पीरियड है उसका लीज रेंट काफी कम रहेगा। अगर इस टाइप की बातें दिख रही है भैया तो ये तो फाइनेंस लीज की तरफ इशारा कर रही है। डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट चेक 5 कंडीशन, देन चेक 3 इंडिकेटर, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। मेरे ख्याल से थ्योरी पार्ट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा, थ्योरी पार्ट काफी इजी है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द लेसी, फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एट फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर, है ना। और हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज और प्रिंसिपल को दोनों को जुदा करना होगा, उसके लिए हमने एक टेबलू बनाया था, याद आ रहा है सभी को? उसकी अकाउंटिंग हमने कर ली थी, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे काफी सारे इसके ऊपर में। अब डायरेक्टली आ जाओ, उसके बाद हमने कौन सा वाला पार्ट देखा था बेटा? एक the present value, so could you answer with the present value? फाइनेंस इनकम वाले भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे। हाँ, मैन्युफैक्चरर और डीलर के केस में क्वेश्चन नंबर 8 याद आ रहा है क्या सभी को? है ना। मैन्युफैक्चरर और डीलर के केस में हमने अकाउंटिंग देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा है। सबसे पहले नॉर्मल सेलिंग प्रॉफिट निकाला था और उसके बाद में हमने उसके अंदर में इंटरेस्ट पेमेंट, अब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, डीलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो फाइनेंस चार्जेस की जगह फाइनेंस इनकम और ये पेमेंट सेम सेम वाला टेबल हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसकी अकाउंटिंग किया था, राइट। अब आ जाओ, यहां तक हमने देख लिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे।
क्वेश्चन वाले कोई जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, मैंने जैसे थ्योरी पार्ट, जर्नल एंट्री वाला पार्ट और जो जो उसके अंदर में बताने वाली चीजें वो तो मैंने सब बता दिया। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है सर ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन वापस बता दो, तो प्लीज वो वीडियो वापस देख लेना। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझना है तो वो वाला वीडियो वापस देख लेना। ऑल सेट मेरे बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 41 लिखो मेरे साथ साथ, पेज नंबर 4.26 वहां पे लिख लेना, पास द ईयर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में क्या ही होता है, फेल वाला बच्चा पास हो जाएगा, पास वाला बच्चा एग्जाम्शन लेके आ जाएगा, एग्जाम्शन वाला बच्चा मेरिट में आ जाएगा, और क्या ही होगा 5 नंबर में, कुछ होने वाला है क्या तुम बताओ, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। चल, सो अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान दे दो। क्या पूछा है अभी 41 के अंदर में पढ़ना, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज। कितने प्यारे लोग हैं, इन्होंने बता दिया कौन सा लीज है। टेकन अ मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके लिमिटेड, द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। लीज टर्म आपको दे दिया है 4 साल, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ द लीज दे दिया है, इंसेप्शन स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए, आगे बोल दिया आपको लीज रेंट 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है, एक्सपेक्टेड बाय द लेसर होगा, कौन एक्सपेक्ट करेगा, लेसर एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बाद में इम्प्लिसिट इंटरेस्ट, थैंक यू, आईआरआर भी दे दिया मेरे प्यार बच्चों, आईआरआर भी पता चल गया आपको कितना है 15%। डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड रेट कितना दिया है बच्चों बताओ तो जरा, प्लीज ध्यान देना। डिस्काउंटेड रेट आप लोगों को दे दिया है, सॉरी डिस्काउंटेड रेट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अच्छा, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया है एट 1.15 1 अपॉन, तो ये आ गया फर्स्ट ईयर का, फिर से इक्वल टू दबाया सेकंड ईयर का, फिर से इक्वल टू दबाया थर्ड ईयर का, फिर से इक्वल टू दबाया फोर्थ ईयर का। क्यों ही कर रहे हैं ऐसा, उसकी जगह आंसर बता देते हमें, ये तो हम कैलसी पे निकाल लेते थे। आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है as per AS 19, and also disclose the impact of this on the balance sheet and profit and loss account। चलो बताओ बच्चों, बोलो तो लीज लायबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलो। एज पर AS 19 आप सभी लोग जानते हो, लेसी शुड, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, शुड रिकॉग्नाइज, या तो सत्संग कर लो, आंसर मैंने उसके अंदर में दे रखे हैं, या तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। आप सभी लोग जानते हो मेरा प्रेजेंटेशन और आंसर का प्रेजेंटेशन, उसके अंदर में अपना वाला जो प्रेजेंटेशन है काफी लेजिट है, यस और नो। शुड रिकॉग्नाइज द लीज एसेट इन केस ऑफ फिनांस लीज एट लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू, बोलो बच्चों, लोअर ऑफ द टू का मतलब क्या हुआ, एट फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। henceforth स्टेप नंबर 1, इसीलिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, राइट। सब लोग साथ में करें, लोग निकाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बोलो तो कैसे निकालेंगे, बोलो ईयर, हाँ बोल जेके, ईयर, अमाउंट, हाँ उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट 15%, बोलो ईयर कितने, 1 2 3 4, बरोबर ना, बोलो क्या इसका फॉर्मूला क्या है एमएलपी का, MLP इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, बराबर है, यही है ना, यूजीआरवी मत लेना, MLP के अंदर में जीआरवी है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। हाँ अमाउंट बताओ, लीज रेंटल कितना है हर साल का, 625, 625, बोलो वैभव सर की जय, और लास्ट में 625 प्लस जीआरवी दिया है ना, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 125, बोलो 7,50,000, उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को,
6,25,000 डिवाइडेड बाय 1.15 एक बार इक्वल टू और एम प्लस दबा दो। बोलो बेटा कितना आया जल्दी बताओ। अच्छा शिट 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 शिट, अभी इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है ना, फिर क्यों थक रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोगों को पता है तो वो लिख लो ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन। कितने दिए बेटा? 0.8696, तो उसी से करना, मन से मत करना। मल्टीप्लाई करो अब, देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? 6,25,000 इंटू 0.8696, फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ। देन 6,25,000 इंटू 0.7561 करो जल्दी जल्दी से। 543 ओके, 472 ओके, फटाफट से बताओ। हाँ बच्चों 410937, हाँ उसके बाद और लास्ट में टोटल कर दो। फोर टू 8850 टोटल कर बेटा, एमआरसी प्रेस करो या फिर डायरेक्टली निकाल लो टोटल करके। एट फाइव फाइव 1855,850। सो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। बट देयरफॉर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज लेस देन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू प्रश्न में दी है 20 लाख रुपए। देयरफॉर लेसी शुड recognize such asset at, बोलो ना बच्चों, 18,55,850। 18,55,850 किस पे रिकॉग्नाइज करेगा वो? 18,55,850 पे। ओके एक बच्चे ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था इसका मतलब, और आज भी मैंने बताया। एक्सपेक्टेड कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? लेसर, बरोबर है। अब ध्यान से सुनना, ये देख एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जल्दी बता बेटा कितना है। वो सोचता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद इतना तो मिलेगा, इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इसमें से गारंटी कितनी ली है? सो तू ही बता यूजीआरवी कितना रहेगा? 2 लाख। वेरी गुड। अब समझ में आया देखो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू के अंदर में दो कंपोनेंट छुपे हैं, जीआरवी यूजीआरवी। हाँ बच्ची बोली सच्ची। अगर यूजीआरवी, इसलिए मैंने ऊपर लिख करके दिया देख, सिर्फ जीआरवी लेना है। यूजीआरवी अगर जरूरत पड़ती इस प्रश्न में कही तो ये रहता है यूजीआरवी, बैलेंसिंग फिगर। ऑल सेट। आज जरूरत पड़ेगी इसकी, यूजीआरवी दिया नहीं रहेगा तो आपको ऐसे निकालना होगा। जे कि तू नहीं होती तो कैसा होता रे। बढ़े आगे, सबने कर लिया। अब बच्चों एक डीलर वाला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैन्युफैक्चरर वाला किया था, आज एक डीलर वाला करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं पे दिया नहीं, एग्जाम में पूछती है इंस्टीट्यूट, इसकी बस थ्योरी दी है आप लोगों के मॉड्यूल में। एक जो क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखवा के दूंगा वो कहीं दिया नहीं, समझना अच्छे से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किससे रिलेटेड है ये? रिलेटेड टू डीलर। ओ भाई साहब, बरोबर ना बच्चों? लिख लो फॉर 8 मार्क्स मिनिमम, मिनिमम 8 मार्क्स। तो मेरे बार बच्चा, सब लोग ध्यान दो, लिखो। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 to 10 मार्क्स। आप मेरे को याद करोगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो। लिखो बेटा, ए लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना अ डीलर, अ डीलर प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर 3 years लीज। आगे लिखो, लीज रेंटर ₹1 लाख पर एनम। आगे लिखो, IRR 10%। आगे लिखो, लेसी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ₹25,000। लेसर्स एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जो जेके ने अभी पूछा था वो भी यहां पे आ जाएगा, 35,000। ओह, लेसर जेके जल्दी बता, यहाँ पे क्या निकालेंगे 25 और 35 को मद्देनजर रखते हुए? यूजीआरवी। यूजीआरवी कितना है? वेरी गुड, देयरफॉर वी कैन से टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू 35, उसमें से गारंटीड है 25, तो अनगारंटीड कितना है? 10,000। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट ₹2,20,000। प्रिपेयर necessary account assuming finance lease and also prepare P&L account extract। एक काम को और करो ना, एंड ऑल्सो पास इनिशियल जर्नल एंट्रीज। इनिशियल बस 1 साल की कर देना, बाकी मैं क्या ही आपको ज्यादा त्रास दूं। बहुत ही प्यारा वंडरफुल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसके भरोसे ये बता सकता हूं क्या, ये दोनों फिगर के भरोसे, therefore UGRV will be 10,000। oh, UGRV कितना है? 10,000। मारे प्यारे बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये डेटा क्वेश्चन में सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया तो आप कर लोगे ना मैनेज? अंग्रेजी की किसी की दिक्कत नहीं है ना कोई? प्रश्न में अगर ये डेटा सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया है तो करोगे ना? जैसे मैंने आप लोगों को जो डेटा ढूंढ के देखो, देखो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के आपको जनरली देखने नहीं मिलते, एग्जाम में डायरेक्टली सरप्राइज देख के आते, बरोबर है क्या? तो वहां पे जितनी जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, हो सकता है एग्जाम में इससे 1-2 पॉइंट कम ही पूछेंगे। हम लोग यहाँ पे हमारे अंदर खुजली, हम लोग और भी एक्स्ट्रा के क्वेश्चन ऐड करते रहते आखिरी आखिरी में, राइट? ताकि एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाए, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते। चलो अब ध्यान देना, इसके अंदर में क्या क्या चीजें आप लोगों को पूछी है बताओ तो जरा मुझे अभी। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ये पूछ लिया बच्चों, नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाने हैं, अज्यूमिंग फिनेंस लीज, प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट एक्सट्रैक्ट एंड जर्नल एंट्री, सभी सभी चीजें करने हैं। किसके बुक में अकाउंटिंग करना है? डीलर के बुक में करना है, ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ डीलर। किसके बुक में करना है? इन द बुक्स ऑफ डीलर। इन द बुक्स
चलो भैया स्टार्ट करेंगे हम लोग, बताओ कैसे करेंगे। बट जर्नल एंट्री पास करने के लिए यू वांट अमाउंट ना बेबी, फिर कैसे करेगी बता। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, कौन बच्चा गेस कर सकता है? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, एनीबॉडी प्लीज फटाफट से, स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है? अरे आप आज तक आपने किया है ना काफी बार, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, क्या यार भूल जाते बार में। चलो ठीक है, आ जाओ मैं बताता हूँ। लिखो स्टेप नंबर 1। अच्छा देखो तो ऐसे ही कुछ रहेगा ना, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 0 1 2 3 2 1, क्या मिल रहा है आपको? लीज रेंट कितना कितना मिल रहा है बताओ? लीज रेंट 1 लाख, लीज रेंट 1 लाख, और लीज रेंट 1 लाख, बरोबर ना? प्लस प्लस लीज रेंट 1 लाख है ना रे, 1 लाख है ना बेटा, प्लस यहाँ पे जीआरवी भी मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी नहीं निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकालना है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिमिनेटेड कौन है? लेसर है ना, तो यहाँ पे जीआरवी भी आएगा और यूजीआरवी भी आएगा। अरे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना। सिंस लेसर पीओवी निकालो। सो मेरे प्यारे बच्चों लिखो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। सारे बच्चे साथ में हैं, सारी चीजें आप लोग लिख रहे हो राप रीप खाप खीप के अंदर में। साइडवेज साइडवेज साइडवेज, चलो निकालो तो जल्दी जल्दी से। हाँ, ईयर, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। चलो बोलो बेटा, ईयर 1 2 3 4, 4 नहीं है 3 ही है ना, 3 के अंदर में हमको क्या क्या मिल रहा है देखो। पहले तो 1-1 लाख के लीज रेंटल मिल रहे, और थर्ड ईयर में लीज रेंट के अलावा और भी कुछ मिल रहा है। बोलो क्या मिल रहा है बेटा? जीआरवी, फिर से 3 लिख लेता हूं, ये क्या है? जीआरवी, फिर से और 3, एक बार 3 ईयर लिखा। सर ये मिक्स ही कर दो ना, कर सकते हैं, मैं तो बस आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, कल चल के अचानक से आपने पूछ लेना सर इतनी सारी फिगर कहां से आ गई। चलो निकालो प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, एक बार इक्वल टू दबाना मेरे बच्चे और एम प्लस प्रेस करना। बोलो कितना आया? ये तो मेरे को याद हो गया, 90,900, 90,909 है क्या? ठीक है, फिर से इक्वल टू दबाओ और एम प्लस करो। 8264 पॉइंट, तो 5 कर दो, फिर से इक्वल टू दबाओ और एम प्लस करो। 751131, हाँ। उसके बाद में कैलसीबिलो 25,000 डिवाइडेड बाय 1.10, और ये थर्ड ईयर है ना, तो 3 बार इक्वल टू दबाना और एम प्लस प्रेस करना। हाँ ओके, और उसके बाद 10,000 लेना डिवाइडेड बाय 1.10, 3 बार इक्वल टू दबाओ, एम प्लस प्रेस करो। बोलो 75 MRC प्रेस करो बच्चों, बोलो 2 लाख, रुक जा 1 सेकेंड,
हाँ बोल बेटा, अब कितना आया? 2,74,000। ओके, बोलो ये क्या आया बेटा? 2,74,981, ये क्या आया? कोई मुझे बोल पाएगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी नहीं है ये? हाँ मतलब ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को आप लोग क्या बोलते हो बताओ तो जरा। अच्छा ये बताओ, ये हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। एक बार देखना तो जरा, ये देखो तो, ये ऊपर के 3 आइटम क्या है? 3 नहीं 4, जीआरवी भी ले लो उसके अंदर में, जीआरवी तक ये है ऊपर के 4 आइटम। मैं इसको थोड़ा सा अंदर खसका के लिख दूं क्या रे? ये जो कैल्सी वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। हाँ अब देखना सारे बच्चे, एक बार देखो तो जरा, स्क्रीन पे ध्यान देना बच्चों। ये क्या बताना, ये पहले 4 पॉइंट, ये है अभी जो जेके बोल रही थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बरोबर ना? पहले जो ये जो 4 पार्ट थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, और ये क्या है बच्चों बताओ तो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो बच्चों, हाँ, यूजीआरवी। जरा सा इतिहास में जाके देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, इन दोनों के प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सो ये क्या आया बच्चों बताओ? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल लिया आपने, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपने कैलकुलेट कर लिया। चलो अब ध्यान से सुनना, ये जो येलो पेज से लिखा है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। अब नाउ स्टेप नंबर 2 ये आपने निकाल लिया। अब डीलर के बुक में अकाउंटिंग कैसे करना है बताता हूं। स्टेप नंबर 2, देखो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे के भला। बताओ जर्नल एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ डीलर। लिखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डीलर लेसोर, डीलर लेसोर। अब तुम बताओ, डीलर के लिए लीज रेंटल जो भी है बच्चों, वो सब क्या है? रेवेन्यू है ना, उसको मिल रहा है ना। तो देखो मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूं। सबसे पहली एंट्री ध्यान देना सभी ने, ये पहली एंट्री जो है ना बच्चों, ये कब की है? ये है डे 1 ईयर 1, डे 1 ईयर 1। बोलो लीज रिसीवेबल, जैसे लेसी के बुक में लीज पेएबल और लेसोर को क्रेडिट करते थे, तो यहां पे लीज रिसीवेबल लिखूंगा, अकाउंट विल बी डेबिटेड। और ये कौन सा अमाउंट रहेगा? लिख के रखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बरोबर ना? और इसमें क्या रह जाएगा आपका? 2 रेवेन्यू बोलो, इनकम बोलो, इसके लिए इनकम है ना, बोलो। बट वेट, एट द सेम टाइम ये डीलर है, डीलर है, फिनांस लीज है, तो डीलर के लिए ये लीज असेट, प्लीज ध्यान से सुनो, इज लाइक अ गुड्स। डीलर है ना, वो असेट में डील करता है, उसके लिए वो असेट लाइक अ गुड्स है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूंगा, बीइंग सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज्ड। बताओ तो बेटा अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी के उत्तर रहेगा,
बताओ तो अमाउंट कितना रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी के उत्तर रहेगा अमाउंट। जल्दी बताओ, आपने निकाला ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, ये देखो ना, वेरी गुड, ये इतना अमाउंट, सॉरी, हाँ ये इतना मैंने गलती से छोटा ब्रैकेट बना लिया। हाँ 267 कितना आ रहा है? 267 468। किसमें? लेसर के बुक में चल रहा है ना, जो वो रिकॉग्नाइज करेगा वो तो उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा जितना मिलने वाला है। बोलो अगले वाली एंट्री क्या रहेगी? अब यहाँ पे उसने गुड सेल किया है ना, तो मुझे उसका क्या कहते हैं, तो असेट को भी तो कम करना पड़ेगा। वो एसेट बोलो जो भी है, वो जो उसके पास से गया है। लो तो देखो, अब ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। देखो बच्चों, लीज, लीज फिर से लिखो, डे 1 ईयर 1, लीज रिसीवेबल, और अभी तक हुआ नहीं पूरा। हाँ ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, इतना पार्ट हो गया बच्चों। देखो ये वाला, अब ये वाले पार्ट की अकाउंटिंग कर रहा हूं ना मैं। बोलो कितना है ये? 7513, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7513। यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी 7513। बरोबर ना बच्चों? ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान देना। अब मेरे पास से असेट चली गई है, ये इतना मुझे मिलने वाला है। जीआरबी का, एमएलपी का मैंने अकाउंटिंग कर दिया, मेरे पास से एसेट एक चली गई है। एसेट कितने की गई बताओ तो जरा मुझे, एसेट कितने की गई? टू एसेट अकाउंट, लीज एसेट और एसेट अकाउंट। एसेट कितने की गई बताओ? दिया होगा ना क्वेश्चन के अंदर में, कितने का बेटा एसेट का? देखो कुछ दिया है क्या? कहाँ पे दिया है बताना जरा। अरे सॉरी, मैंने लिखवा के दिया क्वेश्चन ही। एसेट कितने का गया बुक वैल्यू? 2,20,000। ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 2,20,000 का असेट गया। बरोबर है बच्चों? अब ध्यान से सुनना। सो असेट सेल, असेट जो बुक में था वो 2,20,000 का था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा हर बार। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो असेट है, ये जो गुड्स मेरे पास से चला गया, सो टू एसेट और टू गुड्स मैंने लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर ये क्या है मालूम है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैलेंसिंग फिगर बताओ ये कितना आ रहा है? 2,12,000। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा इसमें? प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, हियर इज द मैजिक। ये रेवेन्यू में से अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। दैट्स इट। क्लियर? आप वो बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा, आपको गुड्स टू गुड्स बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड। रेयरली इस टाइप की एंट्रीज पूछते हैं, वो तो हमने ऐड कर दिया लास्ट में अलग से, बट लिख करके रख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड, और मैंने लिख करके दिया हो बैलेंसिंग फिगर आए करके। क्लियर? अब उसके बाद जो आपको मेन जो सवाल पूछा गया था वो ये है, स्टेप नंबर क्या है बच्चों? 3। लीज नेसेसरी अकाउंट बनाने बोला है ना, तो लीज रिसीवेबल अकाउंट बना लो, लीज रिसीवेबल अकाउंट बना लो। बोलो बच्चों कैसे बनेगा लीज रिसीवेबल अकाउंट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर की जो एंट्री थी उसकी पोस्टिंग कर दो। लीज रिसीवेबल आपको 3 साल का बना करके बता देता हूँ, पूरे लीज पीरियड का। एंट्री मैंने बस 1 साल की बताई है, अकाउंटिंग पूरे 3 साल का बता देता हूँ। मेन सवाल यही था ना, है ना? तो थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं हम लोग इसको। चलो देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना, एंट्री चेक करो बेटा, एंट्री चेक करके बता दो मुझे। लीज रिसीवेबल के डेबिट में लिख दो टू रेवेन्यू,
लीज रिसीवेबल के डेबिट में लिख दो टू रेवेन्यू, हेलो हेलो, एक नई चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखो पहले टू रेवेन्यू, एंट्री देखना ऊपर की कितना था बेटा रेवेन्यू 267 468, पोस्टिंग करना है रे बाबा। बरोबर है। फिर लीज रिसीवेबल के डेबिट में लिखो टू एसेट, सबसे लास्ट में एसेट जाने वाली है, ध्यान से देखना। लीज रिसीवेबल के डेबिट में लिख दिया टू रेवेन्यू। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको रेंट पहले जो मिल रहा है ना वो रिसीव कर लो एक बार, एक सेकेंड। हाँ, बाय बैंक रेंट कितना मिल रहा है बताना तो जरा। लीज रेंट रिसीव्ड बाय बैंक टू लीज रिसीवेबल, बोलो बच्चों कितना मिला है? 1 लाख ना, 1 लाख ना। अब ध्यान से देखना, एसेट इनिशियली कौन से वैल्यू पे रहेगी बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखो। ये टोटल कितना है तारे हमारा 274,981। ये हमारा याद है कि टेबल बनाते थे फाइनेंस इनकम निकालने के लिए, सबसे पहली वाली फिगर लिखते थे, वो ये फिगर है ऐसा समझो। इसके ऊपर में फाइनेंस इनकम, लेसी के केस में फाइनेंस चार्जेस लिखता था, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टू फिनांस इनकम। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू फिनांस इनकम, कितना है बेटा बताओ? 274 समथिंग कितना आया था बताना, पढ़ो। 981 इंटू 10%, बोलो कितना आया फिर? 27 ओरल है 498.1। और यहाँ पे ये हम लोग दिखा देंगे टू एसेट और टू परचेस, एसेट जा रही है या गुड्स अगर बोलते होंगे टू परचेस भी बोल दिया चलेगा। और यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर के ऊपर हमने इंटरेस्ट लिया है, ये फिगर पे इंटरेस्ट लिया, तो डेफिनेटली ये फिगर कितनी रहेगी आपकी? 75। ऊपर में आपने बैलेंसिंग फिगर ये कितना था आपका? 7513, 7513। सो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आपने क्या किया उसमें रेवेन्यू और एसेट दोनों भी एक साथ रिकॉग्नाइज किया यार। आपका टोटल जो अमाउंट था, जो हम लोग लेसी के बुक में रिकॉग्नाइज करते थे पहले साल में और उसके ऊपर निकालते थे फिनांस चार्जेस, तो वही फिगर है यहाँ पे मैं इस बार निकाल रहा हूँ फिनांस इनकम। लेसी के बुक में यूजीआरवी नहीं लेते थे, यहाँ पे मुझे यूजीआरवी भी लेना पड़ा। बस ये एक पार्ट जो है बच्चे यही एग्जाम के अंदर में थोड़ी बहुत गलती करते, तो ये पार्ट अच्छे से ध्यान रखो। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है, बैलेंस कैरीड डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए बताओ बेटा कितना आया? बैलेंस कैरीड डाउन बता दो कितना आ रहा है। और ये नेक्स्ट ईयर में बैलेंस क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो कितना आ रहा है? 2,02,479, 2,02,479। 8 और 3 11 और 8 19, 19 470 19, हाँ बराबर है। अब बताओ यहाँ पे फिर से फाइनेंस इनकम ले लूं? अब रेवेन्यू बार बार रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये एक साल हो गया, पहले साल में वापस बोलोगे और रेवेन्यू, वो आपने पूरा का पूरा एक साथ देखो 267 468 आपने ले लिया है। अब डायरेक्टली फिनांस इनकम बताओ कितना दिखाएंगे हम लोग? 2,02,000, ऊपर वाली फिगर पे 10%, 479। टेबल बनाने की जरूरत नहीं ना इसके लिए, यहीं से बन जाएगा। 20,248। फिर से बताओ, लीज रेंटल रिसीव कर लो बाय बैंक टू लीज रिसीवेबल, बोलो कितना आया? 1 लाख। फिर से बैलेंस कैरिड डाउन लिखो, बोलो कितना आया बैलेंस कैरिड डाउन। फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो बेटा कितना है? 1,22,727, 1,22,727। फिर से निकालो टू फाइनेंस इनकम, 1,22,727 पे 10%,
272.7 है तो 273 कर रहा हूं। फिर से लिखो, बाय बैंक, लीज रेंट रिसीव्ड 1 लाख, फिर बाय बैलेंस, अब रुकना जरा, लास्ट ईयर है ना ये लीज का, लास्ट ईयर में आप लोगों के पास मशीन वापस आ गई रहेगी, 3 साल की लीज पे दिया था, लास्ट ईयर में मशीन वापस आ गई, कुछ बोला नहीं है उसको, ऑप्शन दिया होगा खरीदने का, उसने खरीदा नहीं खरीदा, जो भी एसेट वापस आ गई, तो आप लोगों के पास में रेसिडुअल वैल्यू वापस आना चाहिए यहाँ पे लास्ट ईयर में। एसेट आप कौन से वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, रेसिडुअल वैल्यू पे, और रेसिडुअल वैल्यू कितनी है टोटल, 25 और 10 35। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख के दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, मशीन रिटर्न्ड एंड रिकॉर्डेड एट रेसिडुअल वैल्यू। बचपन में 11वीं 12वीं कक्षा में ये रेसिडुअल वैल्यू बैलेंसिंग फिगर आता था, इस बार आप लोगों के पास रेसिडुअल वैल्यू ऑलरेडी है, रेसिडुअल मींस जीआरवी भी हो गया, यूजीआरवी भी हो गया, 25 और 10 बरोबर है। तो अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा बताओ तो जरा, फाइनेंस इनकम, चेक करो बैलेंसिंग फिगर बरोबर फाइनेंस इनकम आएगा, या तो फाइनेंस इनकम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो या फिर बैलेंसिंग फिगर भी लिखा तो चलेगा। और बैलेंसिंग फिगर टैली हो जाना चाहिए, देखो टैली हो गया क्या, ये 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, टैली हो गया, ये याद से एग्जाम के अंदर में कर लेना, रेयरली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, रेयरली 8-10 एग्जाम में एक आध बार। कौन सा वाला बेटा, बेटा लेसर है इसलिए हमने लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीआरवी भी रिकॉर्ड किया, हमने स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड पॉइंट में देखा था कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें यूजीआरवी ऐड करना है। बाद में एक बच्चा बोल रहा है सर लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट के अंदर में एक चीज, एक काम करना, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ, फिनेंस इनकम को बैलेंसिंग फिगर लिख देना, बरोबर है, क्योंकि आप लोगों के पास में रेसिडुअल वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, तो फिनेंस इनकम बैलेंसिंग फिगर लिख दो, 2 5 10 20 50 का डिफरेंस भी आए तो बैलेंसिंग फिगर में वो मैच हो जाएगा। ऑल सेट। उसके बाद लास्ट चीज स्टेप नंबर 4, लिखो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, पहले सेल दिखा देता हूं, रेवेन्यू, बोलो रेवेन्यू, और फर्स्ट ईयर में फिनांस इनकम, फिनांस इनकम बोलो फर्स्ट ईयर का कितना था, बता रहे बेटा, फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना, 267 समथिंग आप बोल रहे थे, कितना था चेक करो, 267468, और फर्स्ट ईयर का फिनांस इनकम है 27498, 27498। सेकेंड ईयर का फिनांस इनकम, रेवेन्यू हर साल नहीं दिखा ना, सेकेंड ईयर का फिनांस इनकम ये है, थर्ड ईयर का ये है 20248, 12273। टोटल मत करना कहीं पे भी, एक्सट्रैक्ट बन रहा है, एक्सपेंसेस के नाम पे हम लोग दिखा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकाला हुआ था बैलेंसिंग फिगर 2,12,487। देखो बरोबर ये रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
टोटल कहीं पे भी नहीं करना है। P&L अकाउंट बना, एक्सट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक नहीं, जीआरवी के लिए एक बच्चे ने मुझे लास्ट बैच में एक सवाल पूछा था कि सर जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है ना, जैसे सर मान लो, कुछ बच्चे बोलते, जैसे एक बच्चे ने लिखा अभी, सर ये जो है ये आप रेसिडुअल वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लो असेट जब वापस आई तो उतना रेसिडुअल वैल्यू है ही नहीं असेट का, अब क्या करेंगे? लेसी बेयर करेगा ना, लेसी ने गारंटी लिया ना। लिखो, एक नोट लिख के दे देता हूँ इस चीज के लिए, कल चल के मन में आएगा कुछ बच्चों के सवाल, तो नोट लिख लो, नोट लिख लो। द guaranteed residual value will be recovered from lessee if fair value ऑफ, किसकी फेयर वैल्यू? रेसिडुअल वैल्यू की, असेट की जब आखिरी में जो वैल्यू बचती ना, फेयर वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू इज फॉल्स डाउन। बरोबर ना? अब आप लोग आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया था ना। अब आप लोग आपकी नोट्स के अंदर में आ जाओ, पैराग्राफ नंबर 16 पे, पैरा 16, पैराग्राफ नंबर 16 दिख रहा है सभी को? 8 हमने सॉल्व कर लिया था, पैराग्राफ नंबर 16 पे आना। क्या दिया बेटा? ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसॉर, दे दो हेडिंग, ऑपरेटिंग लीज in the books of lesser, operating lease in the books of lesser, ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। क्या चीज है जरा देखना, पहले समझ लेते हैं, इजी पार्ट है, लिख लो वहां पे, किसी को लिखना है तो वेरी इजी। देखो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, पैराग्राफ नंबर 16, द लेसर शुड बी प्रेजेंट, द लेसर शुड प्रेजेंट एन असेट। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज है मतलब ये जेन्युइन लीज है, मतलब यहाँ पे असेट सेल बिल हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल ऑफ असेट वगैरह की एंट्री कुछ नहीं आएगी, बराबर है, जेन्युइन लीज है। The lessor should present an asset given an operating lease in the balance sheet under the fixed asset. वाओ, ये बोलने की बात है, लेसर जिसने एसेट दे दिया, ऑपरेटिंग लीज पे एसेट दे दिया, एसेट देने के बावजूद भी वो एसेट किसके बुक में दिखेगी? लेसर के, क्योंकि हमने यहाँ पे एसेट भाड़े से, किराए से दिया, और ये जेन्युइन लीज है, ये फिनांस लीज नहीं है। फिनांस लीज के केस में हम लोग एसेट देने को एसेट सेल करना कहते हैं, और ऑपरेटिंग लीज में एसेट देने को एसेट रेंट पे देना कहते हैं। बात समझी सब लोगों ने? सो क्या दिया यहां पे? एसेट किसके बुक में दिखेगी? देखो बेटा, E1 2 एसेट गिवन टू लेसी, सच एसेट कहां दिखेगी? शोन इन द बैलेंस शीट of such asset will be shown in the balance sheet of, बाबू लेक्चर में बोल बोल, क्यों? ओके 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 मैम, तुरंत आ रहा हूं। किसके बुक में दिखाएंगे हम लोग? लेसॉर के बुक में। बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, शिवाजी नगर। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। रात को एक नहीं, एक काम करूंगा, आज रात को 10 साढ़े 10 बजे
आधे एक घंटे के लिए आप लोगों को मिलूंगा, आधे घंटे का इसका पार्ट बचा है, आधा पौना घंटा हम लोग इसको लीज को खत्म करेंगे रात में 10 से 10:30 बजे, राइट? एक सेकेंड। हाँ बाबू, हेलो, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।